जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या आप लोगों को बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है? बताइएगा ज़रा मुझे। सर सही है सब कुछ। चलिए, आज पेपर की डिस्कशन है और पेपर की डिस्कशन के साथ हम लोग फिर उसे लास्ट यूनिट जो है वो थर्मोडायनामिक्स का उसे लेकर चलेंगे। ठीक है? दो एक मिनट इंतज़ार कर रहे हैं जी, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो भी आ जाए। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर अपना अपने पास रखिएगा, पेपर को डिस्कस करेंगे हम लोग पहले। चलें जी, इधर देखिएगा। आप लोगों के पास पेपर होगा, सारों के पास। ये यूनिट नंबर 3-4 का पेपर था, वर्क, पावर, एनर्जी और सर्कुलर मोशन वाला। स्टार्ट कर रहे हैं जी हम लोग एमसीक्यूज। नंबर 1 एमसीक्यू सबसे पहले लिखा हुआ है, वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ एंगल बिटवीन फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट डी इज। सिंपल सा वर्क का फॉर्मूला, दैट इज एफ डी कॉस थीटा, और मैक्सिमम तब होता है जब थीटा किसके बराबर हो, 0 डिग्री के। बस डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैव द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब जरा देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv², जिसके मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और अगर आप देखो तो मैक्सिमम किस केस में आएगा, अगर मैं अल्फा वाली ऑप्शन लूं तो मैस 3m और वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है, v, दैट इज 3mv² आ जाएगा। ठीक है, अगर बीटा ऑप्शन लूं तो कितना बन जाएगा, 2m, और आगे क्या है 3v², 9 18 बन जाएगा, 18mv²। चार्ली वाली ऑप्शन लूंगा तो क्या बन जाएगा, 3m इंटू 3v², दैट इज 27mv²। और डेल्टा वाली ऑप्शन में क्या आ जाएगा,
m 4v square that is 16 mv square। सबसे ज्यादा इस वाले में आ रहा है, चार्ली वाले में, तो यही ऑप्शन होगी आपकी चार्ली। नंबर 3 लिखा हुआ जी 70 kg मैन रन अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकंड। द वर्टिकल हाइट स्टेयर इज 4 मीटर। हिज पावर आउटपुट इज, बड़ा आसान, पावर का फार्मूला ऊपर की तरफ जा रहा है ना, P इक्वल्स टू W ओवर T, और जब ऊपर की तरफ जा रहा हो mgh ओवर T है। m कितना है 2, g कितना है उसके बाद 70 है, जी को लिख लो अपना क्या नाम, m70, जी को 10 लिख लो, एट को 4 लिख लो, डिवाइडेड बाय 4, कितना बन गया 2800 बटा 4, 7.10 की ताकत 2 वाट। नंबर 4 बॉडी ऑफ मास 2 kg इज, ये ऑप्शन बन जाएगी डेल्टा। Body of 2 kg is raised vertically to 2 meter, then work done will be simple, W equals to potential energy होगा mgh, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करोगे, m कितना है 2, 9.8 और h कितना है 2, दैट इज 39.2 जॉल। तो ये ऑप्शन आ जाएगी बीटा, हाँ जी बीटा। नंबर 5 देखिएगा, हाँ है power output of lamp is 6 watt, how much energy does lamp give out in 2 minutes? बड़ा आसान सा, P equals to W over T and W equals to P into T। P कितना है 6, T कितना है 2 मिनट 120, दैट इज 720 आ जाएगा जॉल। ऑप्शन है बी। नंबर 6 when a force F is perpendicular to the direction of motion of body, the work done on body, simple है, FD cos 90, that will be 0, तो ऑप्शन आ जाएगी अल्फा। नंबर 7 force F applied on a body and it moves with the velocity v, the power will be, बड़ा आसान, पावर का फार्मूला P इक्वल्स टू FV, अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। नंबर 8 from an automatic gun a man fires 240 bullets per minute with the speed of 360 km per hour. If each weight 20 gram, the power of the gun। वो कहते हैं जी एक ऑटोमेटिक गन है जो 1 मिनट में 240 बुलेट फायर करती है, और हर बुलेट का मैस कितना है 20 ग्राम, और निकलने वाली बुलेट की स्पीड कितनी है 360 किलोमीटर फी घंटा। कहता है पावर, आपने गन की पावर बतानी है, तो देखो 1 मिनट टाइम कितना दे दिया है, 1 मिनट 60 सेकेंड, 240 बुलेट निकलती हैं, एक बुलेट का मैस कितना है 20 ग्राम, टोटल मैस कितना आएगा, एम कितना आ जाएगा, 1 मिनट में निकलने वाला मैस 20 इंटू 240, 0048 ग्राम, इसका मतलब है 4.8 किलोग्राम, इतना मैस आ गया। अब वेलोसिटी कितनी दी हुई है 360 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में 36 किलोमीटर फी घंटा होना, तो वो बराबर होते हैं 10 मीटर फी सेकंड। अब ये 360 है तो ये 100 मीटर फी सेकंड हो जाएगा। पहले आप इसकी निकालो काइनेटिक एनर्जी,
1/2 4.8 100 स्क्वायर, कितना हो गया ये? 2.4। क्या हुआ है? V100 कैसे आ रहा है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना आता है आपको? 1000 से ज़रब दोगे 3600 पे तकसीम करोगे। और वैसे भी मैंने अभी आपको बताया कि अगर 36 किलोमीटर फी घंटा हो ना, तो वो बराबर होते हैं 10 मीटर फी सेकंड के, हर सेकंड के। समझ आई बात की? और अगर दोनों तरफ 10 से ज़रब दे दोगे तो इसका मतलब है 360 किलोमीटर फी घंटा बराबर होगा 100 मीटर फी सेकंड। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 10,000 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 24,000 जॉउल। ठीक है। अब पावर मालूम करनी है तो पावर का फार्मूला होता है W/T, और W की जगह काइनेटिक एनर्जी भी लिखा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी कितना है? 24,000। टाइम कितना था? 60। इससे कट गया, कटेगा तो 400 वाट आ जाएगी पावर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, और ये ऑप्शन बन जाएगी इसकी बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, a body of mass 10 kg at rest to acted upon simultaneously by two forces 4 Newton, 3 Newton and 4 Newton at right angle to each other. Kinetic energy of body at the end of 10 second is। देखो, आपको मैस दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या दी हुई है? दोनों फोर्सेस दी हुई है राइट एंगल। नेट फोर्स निकालोगे कितनी आएगी? पहले आप फोर्स निकालो ना, तो नेट फोर्स आ जाएगी दैट इज √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल है 25 इक्वल्स टू 5। ठीक है, न्यूटन। मैस दिया हुआ है, एक्सलरेशन निकाल लो, कितना आएगा? A इक्वल्स टू F/m। F कितना है? 5। M कितना है? 10। 0.5। ठीक है। अब डिस्टेंस निकाल लो कितना आएगा। और डिस्टेंस के लिए टेक्निक क्या होती है हमारे पास? जी, S इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। देखो लिखा हुआ है रेस्ट से स्टार्ट करना है, रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो 0 प्लस 1/2 इंटू 0.5, और टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। यानी कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 0.5 इंटू 100। 100 जब 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? दैट इज 25 मीटर। और जब आपने निकालना है क्या? काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी थी, यानी वर्क मालूम करना है। वर्क इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? F इंटू डी, यानी F इंटू एस। F कितना है? 5। S कितना है? 25। दैट इज 125 जॉउल। ऑप्शन कितनी आ गई? ये बीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, अगर लेना है आप लोगों ने तो। जल्दी से फिर आगे चल रहा हूँ। क्लियर जी? चले, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जरा।
क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ जी 2 men with weight in ratio 5:3 run up a staircase in time ratio 11:9 the ratio of power to first that of second is बड़ा आसान। देखो पावर का फार्मूला होता है P बराबर है W बटा T बराबर mgh ओवर टी। ये जो mgh है ये वेट कहा हुआ उसने, यानी फिर लिख सकते हो P इक्वल्स टू WH ओवर टी। अब चूंकि सेम स्टेयर केस है, हाइट सेम है, तो फिर आप ये कह सकते हो P इज प्रोपोर्शनल टू वेट ओवर टाइम, यानी P1 ओवर P2 इक्वल्स टू W1 ओवर W2। भाई ये माइक किसका ऑन है? T2 ओवर T1। अब W1 ओवर W2 वेट की रेशियो कितनी दी हुई है? 5/3 और टाइम की रेशियो दी है 11/9, लेकिन अब ये T2 ओवर T1 होगा तो 9/11 आएगा, दैट विल बी 3 15/11, यानी P1 ओवर P2 15/11। अल्फा ऑप्शन बन जाएगी। नंबर 11 figure shows force displacement graph for a moving body. The work done is displacing a body from x equal to 0 and x equal to 35 is equal to, आपने वर्क मालूम करना है। तो इस ग्राफ के अंदर जितने बॉक्सेस हैं उन बॉक्सेस का एरिया मालूम कर लो। अगर आप देखो हर बॉक्स की लेंथ 5 है और हर बॉक्स की विड्थ भी 5 है, टोटल बॉक्सेस कितने आएंगे? देखो जो पहले बॉक्स आएगा ना ऐसे है, फिर ऐसे है। अगर आप देखो ऐसे बने हुए हैं, अब होगा क्या, ये दोनों मिलके एक बॉक्स बना देंगे। समझ आई बात की? इसी तरह ये जो आएगा आपके पास ट्राइंगल सी, ये दोनों मिलके एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। बाकी बॉक्सेस को गिन लो, टोटल बॉक्स कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्स बनेंगे। जरा काउंटिंग कीजिएगा। जब ये 10 बॉक्स बनेंगे तो हर बॉक्स का एरिया कितना है? लेंथ इंटू विड्थ है ना 25, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? 10 बॉक्सेस का कितना होगा? दैट इज 250, दैट विल बी W। जी बात की समझ आई इसकी? 12। सर जी थोड़ा बताते हैं। देखो आप लोग पहले काउंट करो कि कंप्लीट बॉक्सेस कितने बन रहे हैं इसमें, जितने कंप्लीट बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स का एरिया कितना आता है। एरिया मालूम करने की टेक्निक है लेंथ इंटू विड्थ। अब बॉक्स की लेंथ भी 5 है, विड्थ भी 5 है, ठीक है। जब लेंथ और विड्थ दोनों 5 है तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। एक बॉक्स का एरिया आ जाएगा 25। टोटल बॉक्सेस कितने बनने हैं ग्राफ के अंडर? अगर आप उन्हें काउंट कर लो तो वो 10 बॉक्सेस हैं। तो एक का अगर 25 है तो 10 का कितना होगा? 10 से जरा दे दोगे 250 आ। If body of mass 3 kg drop from the top of tower, सर हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं ले सकते? तो वो अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लोगे तो वो अलग अलग करके होगा ना। मैंने एक शॉर्ट टेक्निक बता दी आपको कि अगर आप देखो जहां पे ट्राइंगल बन रही है वहां पे आधा बॉक्स नीचे आधा ऊपर है, दोनों मिलके एक बॉक्स बन गया, उसके नीचे एक बॉक्स है। इसका मतलब है टोटल 2 बॉक्स पहली ट्राइंगल के नीचे, आगे 2 बॉक्स दूसरी ट्राइंगल के नीचे, तो दरमियान में रेक्टेंगल में 6 बॉक्स, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। उस तरह भी हो जाएगा। ये तो मैंने एक शॉर्टकट बताया कि चूंकि ग्राफ ऐसा बन रहा था, सिमेट्री थी, हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो रहा था। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। बॉडी ऑफ मैस 3 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ 45 मीटर। कहता है 45 मीटर की हाइट से गिराया गया उसे। इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 3 सेकेंड।
3 सेकंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बताएं, पहले 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी मालूम करेंगे ना हम लोग। 12 देखो फॉर्मूला क्या है, Vf इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, जब ऊपर से नीचे आता है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, जी को 10 ले लो, टी कितना है 3, इसका मतलब है 30 मीटर फी सेकंड होगी। और आपने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है 1/2 m v स्क्वायर, 1/2 m कितना है 3, और v कितना है, ये आया आपके पास ऊपर 30, 1.5 ज़रब कितना हो जाएगा 900, हाँ जी 1350 आ जाएगा। कितनी ऑप्शन आएगी ये, डेल्टा। 13 वाला देखिएगा, लिखा हुआ है ऑडियो mass 100 gram is rotated in a circular path of radius r with constant velocity. The work done in complete revolution. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इसका मतलब है वर्क भी क्या आएगा जीरो। और वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी किस्म का कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रही है। A mass of 1 kg is hanging from a spring of spring constant 1 Newton per meter. If mass pulls the mass down about 2 meter, the work done by सिंपल है, कितना फासला है, W इक्वल्स टू एफ इंटू डी, फोर्स लगाई, ठीक है, वेट कितना आ जाएगा उसका, क्या लिखा हुआ है, mass of 1 kg hanging from spring constant this, if a man pulls a mass down about 2 meter, the work done। अच्छा पहले नंबर पे तो आप मालूम कर लो क्या, वेट, mass दिया हुआ है कितना 1 kg, और he pulls down by 2 meter, the work done by the man कितना आएगा जी। ये फार्मूला क्या है, F इंटू डी। जी जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, mass of 1 kg is hanging from spring of spring constant 1 Newton per meter. If man pulls the mass down by 2 meter, the work done by man is। अच्छा अब जरा गौर से देखिएगा, फोर्स कितनी आएगी, F इक्वल्स टू, बल्कि आप इसे इस तरह भी कह सकते हो, जितना वर्क होता था वो एनर्जी के बराबर होता है 1/2 kx स्क्वायर। 1/2 k कितना है 1, x कितना है 2, that is 1/2 into 4, that will be 2 joule। कितनी ऑप्शन आ जाएगी, 4 ली। ये वर्क का ही फार्मूला होता है ना, जितना स्प्रिंग में आप वर्क करते हैं वो इतनी एनर्जी के तौर पे अपीयर हो जाता है। नंबर 15, एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम इक्वल इफ वर्क इज डन एट यूनिफॉर्म रेट, ये तो लिखवाया भी था आपको। नंबर 16 जी, proton, electron, neutron and alpha particle have same momentum which have the highest kinetic energy।
काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम ये पड़ा था p²/2m, ठीक है। अब वो कहता है मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब उसने क्या कहा हुआ है, किसका बताना जी आपने, विच हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब है जिसका मास सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो इन चारों में सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। नंबर 17, पावर आउटपुट ऑफ लैंप इज 6 वाट। ये तो पहले भी हो गया, रिपीट हो गया, दैट विल बी बीटा ऑप्शन 720 जूल। 18 देखिएगा जी जरा। A bullet is fired from the rifle. If rifle recoiled freely, the kinetic energy of rifle will be. आप लोग को अगर याद हो ना, बुलेट और राइफल के केस में मैंने बताया था कि जब आप बुलेट को आगे की तरफ फायर करते हो ना, जिस मोमेंटम से बुलेट आगे की तरफ जाएगी उसी मोमेंटम से राइफल पीछे की तरफ आएगी। इसका मतलब है राइफल और बुलेट दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम। जब मोमेंटम सेम, ये फार्मूला लिखा है अभी, ये लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी p²/2m, जब मोमेंटम सेम तो काइनेटिक एनर्जी मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अब यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, इसका मतलब है राइफल का मास ज्यादा है और राइफल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल विल बी लेस देन दैट ऑफ बुलेट, बीटा ऑप्शन आएगी। 19, a field in which the work done in moving a body in a closed path is equal to 0, कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन है। ऑप्शन क्या आ जाएगी, चार्ली। 20 देखिएगा जरा, लिखा हुआ है वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is as shown in the graph. What is the total work done in covering an initial distance 15 मीटर। कहता है जी 15 मीटर तक आपने बताना है कितना डिस्टेंस कवर होगा। जरा गौर कीजिएगा, ये सिचुएशन, ये ग्राफ ऐसे है, उसके बाद ऐसे है, उसके बाद ऐसे है। जब यहां तक पहुंचा तो ये 15 मीटर था। आप क्या करोगे, इसका और इसका एरिया मालूम करके दोनों को ऐड कर दोगे, यानी W इक्वल्स टू, इसका एरिया कितना आएगा, ट्राइंगल बन रही है 1/2, बेस कितनी है 5, हाइट कितनी है 5, प्लस ये रेक्टेंगल है, यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 10, और यहाँ से यहाँ तक कितना, 12.5 प्लस 50, that is 62.5 joule. That will be Charlie option. ठीक है, क्या दोबारा बोलो। देखो उसने 15 सेकंड तक उसने कहा था कि आपने मालूम करना है इसका 15, जब डिस्टेंस यहाँ पे x है और यहाँ पे f है, उसने कहा जब डिस्टेंस 15 मीटर तक होता है तब आपने बताना है वर्क कितना आएगा, स्टार्टिंग से पहले 15 मीटर तक। इसका मतलब है बॉडी यहाँ से चल के यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ तक का वर्क मालूम करोगे। जब यहाँ तक का वर्क मालूम करना तो इसमें दो शेप्स बन रही हैं, एक तो ये ट्राइंगल बन रही है और दूसरी ये रेक्टेंगल बन रही है। ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितनी है, क्वेश्चन में तो 5 है, हाइट कितनी है, ये भी 5 है। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है 10, विड्थ कितनी है 5। सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज आ जाएगी, सही है। उसके बाद लिखा हुआ है जी, चले यहाँ तक करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चल रहा हूँ जल्दी से। यहाँ तक स्क्रीनशॉट, फिर आगे चल रहा हूँ।
लिखा हुआ जी अ बॉम्ब ऑफ मैस 30 kg, एक 30 kg का बॉम्ब है, एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस ऑफ मैसेज 18 kg and 12 kg. The velocity of 18 kg is 6 मीटर पर सेकेंड. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर. हाँ जी, जरा देखिएगा. अब वो कहते हैं जरा गौर से देखो 21. वो कहता है कि एक बॉम्ब पड़ा हुआ था, रेस्ट में था. रेस्ट में होने का मतलब उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो. कहता है वो एक्सप्लोड कर गया, फट गया, दो पीसेस बन गए, एक 18 किलो का बना और एक 12 किलो का बना. कहता है जो 18 किलो वाला है ना, उसकी स्पीड है कितनी, 6 मीटर फी सेकेंड. तो आप बताएं जो सेकंड बॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है, इनिशियल मोमेंटम जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, 18 6 जमा 12 वी. कितना बन गया, ये बन जाएगा -18 ज़रब 6 बटा 12 बराबर वी. तो वी बराबर आ जाएगा -9 मीटर फी सेकेंड. और आपने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है ना इसकी सेकंड वाले की, 1/2 इंटू 12 इंटू -9 स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 81, दैट इज 486 जाऊल. यानी कितनी ऑप्शन आ जाएगी, 4 लेंगे. ठीक है. Which of the following type of force do not work on the particle on when it is acted on it, that is a centripetal force. जी आप लोगों ने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स ही किसी किस्म का वर्क नहीं कर रही होती. डेल्टा ऑप्शन आएगी. 23. A stationary particle explode into two particles of masses m1 and m2 which moves with velocity v1 and v2. The ratio of their kinetic energy. हाँ जी, क्या चीज आ जाएगी. अब इनकी काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो मालूम करनी है. अब आपको पता है कि जब कोई पार्टिकल एक्सप्लोड होता है ना, जब कोई पार्टिकल एक्सप्लोड होता है तो इनिशियल मोमेंटम तो उसका रेस्ट में है और फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम जीरो तब होगा जब वो सेम मोमेंटम से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है. इसका मतलब है जब एक पार्टिकल एक्सप्लोड होता है तो उसके जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उन सारों का मोमेंटम सेम होता है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है. जब मोमेंटम सेम होगा तो आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, पी स्क्वायर ओवर 2m. सेम मोमेंटम के लिए काइनेटिक एनर्जी मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू m2 ओवर m1. दैट विल बी बीटा ऑप्शन. 24. वर्क डन ऑन बॉडी इज इक्वल टू. हाँ जी, वर्क डन जब होता है बॉडी पे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है. फिर आपको बताया भी था कि अगर हॉरिजॉन्टल मोशन हो तो फिर सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है, अगर सिर्फ वर्टिकल मोशन हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है. 25. वर्क परफॉर्म्ड ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन. हाँ जी, वर्क किस पे डिपेंड नहीं करता, तो जो बीटा ऑप्शन दी हुई है ना, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. 26. A man lift a body to a height of 1 meter in 30 seconds. Another man lift the same mass to same height in 60 minutes. The work done by them, the work done by them, it in the ratio. हाँ जी, जरा गौर से देखिएगा. वर्क मालूम करना है, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh. भाई जब मैस वही है, हाइट भी वही है, जी तो पहले ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है वर्क भी कांस्टेंट होगा. जब वर्क कांस्टेंट होगा तो रेशियो 1:1 रहेगी. 26 चार्ली ऑप्शन. 27. बॉडी कम्स सडनली
and sit on the circular rotating table, what will remains conserved? हाँ जी, कहते हैं एक बॉडी आया, एक रोटेटिंग स्टूल था और आके फौरी तौर पे उसके ऊपर बैठ गया, तो कौन सी चीज चेंज होगी? चेंज नहीं होगी। तो याद रखिएगा, जब बॉडी घूम रहा हो तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो चेंज नहीं हुआ करती, वेक्टर सारे चेंज हुआ करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, बाकी सारे पैरामीटर डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, इसलिए वो वेरी करेंगे। 28 vertical velocity time graph of particle of mass 2 kg in a straight line is shown in figure, work done by the force on the particle is। हाँ जी, जरा देखिएगा, बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है ना, ऐसे है, ये v है, ये t है, कितना आ गया? 20 और ये 2। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन मालूम करूं तो एक्सेलरेशन क्या आता है? y ओवर x 20/2। अब ये नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं डिस्टेंस मालूम करूं, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। अगर मैं डिस्टेंस मालूम करूं तो डिस्टेंस के लिए तो ग्राफ का एरिया मालूम करना पड़ेगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू इसका एरिया क्या आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट विल बी 10 आ जाएगा। इसके बराबर आएगा 10 के। वन ओवर टू बेस कितना है? 2 और हाइट कितना है? 20, दैट विल बी 10। अब आपको फार्मूला दिया हुआ है F इक्वल्स टू M में, M कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ जी? M2। A कितना है? -10, तो कितना आ जाएगा? -20। और W किसके बराबर आ जाएगा? F इंटू डी -20 इंटू 10, दैट विल बी -200 जूल। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब कि गाड़ी रुक रही है, आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। ये 10 यहाँ पे 20 आएगा और ये 20। हम्म, 400 आएगा। ये सही कर लो जरा, कितनी ऑप्शन बनेगी इसकी? 4 ली। 29 देखिएगा जी जरा, लिखा हुआ है a particle of mass m moves with a uniform speed v on a circular path of radius r, then work done in single round is 0, क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो वर्क 0 होगा जी। 30 लिखा हुआ है 10 seconds after an electric fan is turned on, the fan rotating at 300 revolution per minute, its average angular acceleration is। आसान सा है, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। ओमेगा एफ कितना है? 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो इसे रेडियन पर सेकंड में करोगे तो क्या चीज आ जाएगी? 300 इंटू 2 पाई ओवर 60 माइनस 0 ओवर 10। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 10 पाई ओवर 10 इक्वल्स टू पाई इक्वल्स टू 3.14 आ जाएगा। कितनी ऑप्शन बनेगी? 4 ली। 31 the direction of linear velocity of body moving in a circle is along the tangent zone। बताया भी था ये आपको। ऑप्शन कौन सी आएगी? 4 ली। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
जल्दी से जी जरा। जी जरा देखिएगा, लिखा हुआ है 32 वाला, लिखा हुआ है द इन रेडियन पर आवर एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड ऑफ अ मैकेनिकल वॉच। तो एंगुलर स्पीड का फार्मूला है थीटा ओवर टी, लेकिन उसने अब कहा हुआ है कि रेडियन पर आवर में बताना है, यानी 2 पाई ओवर, और घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे लगते हैं, रेडियन पर आवर। तो ये बन जाएगा पाई ओवर 6 रेडियन पर आवर। ठीक है, कितनी ऑप्शन आ जाएगी? अल्फा। 33 है जी, कार moves with uniform speed of 2 meter per second in a circle of radius 0.4. Its angular speed is simple, v equals to r omega and omega equals to v over r. v कितना है? 2 over 0.4, that is 5 रेडियन पर सेकेंड। कितनी ऑप्शन आ जाएगी? चार्ली। ठीक है, 34 लिखा हुआ है टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड अर्थ इज क्लोज टू द अर्थ। बुक की लाइन थी ये तो, 84 मिनट्स। और ये मैंने आप लोगों को खुद कहा था, जरा पढ़ लीजिएगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट का टॉपिक। उम्मीद है कि नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। टू पार्टिकल्स ऑफ मैसेज, सेम मैस के पार्टिकल है, आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली with the same speed, the ratio of their centripetal force. So simple है, centripetal force का फार्मूला mv square over r, mass भी सेम है, velocity भी सेम है, तो इसका मतलब है force is inversely proportional to r, f1 over f2 equals to r2 over r1। कौन सी ऑप्शन बन जाएगी? अल्फा। 36 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सैटेलाइट्स? जी बुक की लाइन ये भी 24 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। 37 है जी, हाइट एट विच अ सैटेलाइट ऑलवेज स्टे ओवर डायरेक्टली अबव अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज? जी ऐसे सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी बोलते हैं, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सेंटर से 42,300 किलोमीटर पे होते हैं और सरफेस ऑफ अर्थ से 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पे होते हैं। और उसने यही कहा हुआ है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। वन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कवर्स लॉन्गिट्यूड ऑफ 120 डिग्री। बुक की लाइन चार्ली। 39 द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल रेडियस इज सिंपल, ये भी gm ओवर 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर आर क्यूब। तो आर बराबर आ जाता है gm ओवर 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर पावर 1/3, बीटा ऑप्शन भी। 40 a car goes around a curve of radius r at a constant speed v, then it goes around a curve of radius 2r at the same speed at a speed 2v. What is the centripetal force? Centripetal force का फार्मूला mv स्क्वायर ओवर r। बाद में वो कहता है कि भाई f डैश क्या हो गया, सेम मैस है,
हाँ जी, मैथ वही है। वेलोसिटी कितनी कर दी 2v, रेडियस कितना कर दिया 2r। एफ डैश इक्वल्स टू 4/2 mv² ओवर r, यानी 2f आ जाएगा, जितनी पहले थी उससे डबल हो जाएगी। डेल्टा ऑप्शन जी। 41. What type of acceleration does an object moving with constant speed in a circular path experience? Centripetal acceleration. जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो तब एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्शन में चेंजिंग की वजह से पैदा होता है, और जब डायरेक्शन में चेंजिंग की वजह से पैदा हो तो वो हमेशा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। 42. A body is moving in a circular path with variable velocity. It has, हाँ जी, अगर velocity variable हो, स्पीड डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होनी है उसकी, लेकिन अगर स्पीड भी चेंज हो रही हो तो फिर दोनों एक्सेलरेशन होते हैं। बोथ कौन कौन सा आएगी? टेंजेंशियल, रेडियल एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, अगर स्पीड सेम हो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो फिर सिर्फ रेडियल होता है। अगर डायरेक्शन सेम हो, स्पीड चेंज हो रही हो तो फिर सिर्फ टेंजेंशियल होता है, और अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हो तो फिर दोनों हुआ करते हैं। डेल्टा ऑप्शन। 43. A can filled with water is revolved in a vertical circle of radius 4 meter and the water does not fall down. The time period of the revolution is. रेडियस दिया हुआ है तो टी मालूम करने की टेक्निक क्या होती है? पहले तो आप वी मालूम कर लो ना। वी क्या होता है? दैट इज √GR। जी कितना है? 10। आर कितना है? जी आर कितना है? 4। इसका मतलब है 2 × 10 आ गया। अब टी मालूम करना है, ये होता है 2πr/v। 2π आर कितना है? अब जरा गौर से देखिएगा, आर दिया हुआ है 4 और वी कितना दिया हुआ है? 2/10। अच्छा, अब यहाँ पे एक अजम्पशन मैंने उस दिन भी बताई थी। मैंने आपको बताया था कि भाई जो पाई होता है ना, ये 3.14 होता है। चलें इस तरह कह लो। वो सिंपल पेंडुलम वाला जो टॉपिक करवाया था तो मैंने बताया था कि पाई जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेट जी हुआ करता है, पाई स्क्वायर, याद है? और ये अप्रोक्सीमेट 10 होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 10 एंड पाई अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू √10। तो फिर क्या होगा? ये √10 इस पाई से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 2 इस 2 से कट गया तो टाइम बराबर आ जाएगा 4 सेकेंड। कितनी ऑप्शन है? डेल्टा। 44. Particle moving with circle of radius 25 centimeter at 2 revolution per meter. The acceleration of particle in SI unit. Simple. फार्मूला ये था, A इक्वल्स टू R ओमेगा स्क्वायर। अब R कितना है? 0.25। ओमेगा कितना दे दिया उसने? 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी 2 × 2π स्क्वायर, दैट इज 0.25 × 16π स्क्वायर। और इस 0.25 को लिख सकते हो 1/4। 0.25 1/4 होता है, 4 आ जाएगा, दैट इज 4π स्क्वायर। ऑप्शन 1 भी अल्फा। एंड द 45 लास्ट वन इज वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सरफेस। ये लिखवाया भी था, जी डैश इक्वल टू G/1 + h/r होल है 1 + 2r, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि रेडियस से डबल पे जाना है, G/9 बन जाएगा, यानी ऑप्शन बीटा। तो ये आपका पेपर था जी।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। लेने के बाद आप लोग ग्रुप में मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि ग्रुप में शेयर कर दिया जाए। जी कोई क्वेश्चन आप लोगों का? कोई क्वेश्चन सर नहीं है, चलें ठीक। हाँ हाँ सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जी। को एक्सप्लेन कर दें। सेंटीमीटर फोर्स को क्या मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक्सप्लेन? सेंट्रीफ्यूगल जिस तरह फोर्स। आप जिस तरह आप कहते हो ना कि एवरी एक्शन ऑफ फोर्स है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसी तरह सेंटीमीटर फोर्स भी तो एक फोर्स है ना। सेंटीमीटर फोर्स एक एक्शन है, ये हमेशा किस तरफ को होगी? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? ये सेंटीमीटर फोर्स का रिएक्शन होती है, जो कि हमेशा कहाँ भी होगी? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल होगी, रेडियस के अलाउंग, लेकिन बाहर की तरफ। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को सेंटर की तरफ खींच रही होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी को सेंटर से अवे ले जाने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है, ये दोनों बराबर रहती हैं, तब ही बॉडी क्या करता रहता है? मुसलसल घूमता रहेगा। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चले, आज लास्ट यूनिट है आपका थर्मोडायनामिक्स का। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, और उसको लेके चलते हैं हम लोग। थर्मोडायनामिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ टेक्निक्स होंगी। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, चंद एक आर्टिकल जिसके शामिल हैं आपके सिलेबस में। लाइक पहला प्रेशर ऑफ गैस का टॉपिक है, इंटरनल एनर्जी का आर्टिकल है, और उसके बाद स्पेसिफिक हीट है। ये 3-4 आर्टिकल शामिल है, लेकिन हम इसके साथ साथ जो डिस्कस करेंगे ना, वो वर्क को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और फिर एक टेबल सा बनवाऊंगा आपको एडियाबैटिक प्रोसेसेस पे। एडियाबैटिक कह रहा हूँ, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस पे, 4 प्रोसेसेस पे एक टेबल बनेगा, उनके ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये यूनिट भी वाइंड अप हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि आज और कल 2 दिनों में से वाइंड अप कर दूं, फिर नेक्स्ट हम लोग सेकेंड ईयर पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की जब हम लोग बात कहते हैं तो हम कहते हैं जी कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज हीट। जब हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जाती है, ट्रेवल करती है, उस ट्रेवलिंग के दौरान हीट का किसी और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होना, चेंज का आना,
that is discussed in that will be discussed in thermodynamics. यानी हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम हीट को एज अ एनर्जी ट्रीट कर रही होती हैं और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करती हैं कि हीट एनर्जी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल वर्क आपको कैसे दे रही होती है। जब हम लोग इसे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला काम किसी भी ब्रांच को, किसी भी नए आर्टिकल को स्टडी करने के लिए ना, पहले आपको उसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए। और इसकी बेसिक्स में सबसे पहली जो अजम्पशंस आती हैं दैट इज द केएमटी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके पॉस्टुलेट याद होने चाहिए। नंबर वन पॉस्टुलेट क्या था जी? पहला पॉस्टुलेट क्या था? आप कहते थे किसी भी डेफिनेट वॉल्यूम में, फिक्स्ड वॉल्यूम में फिक्स्ड नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होती है। नंबर वन, इन अ डेफिनेट वॉल्यूम फिक्स्ड नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। दूसरे नंबर पे आप कहते थे कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी जो साइज है मॉलिक्यूल्स का वो उनके दरमियान सेपरेशन के मुकाबले में बहुत कम है। नंबर थ्री, आप कहते हो जी कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, ये एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते, ये फोर्स तब लगाते हैं जब ये आपस में टकराएं या कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते। द नंबर फोर के भाई इनके जो कोलिजन्स होते हैं दे आर द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। जब ये आपस में टकराते हैं या कंटेनर की दीवारों के साथ टकरा रहे होते हैं तो इनके कोलिजन्स क्या हुआ करते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ करते हैं। These are the some postulates about kinetic molecular theory of gases. इसी की बेस पे हम लोग लेके चलते हैं तो हमारे पास रिलेशन निकलता है किसका? प्रेशर ऑफ गैस का। अब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रेशर ऑफ गैस है क्या, प्रेशर क्या है, उस चीज को डिस्कस करेंगे। फिर डेफिनेशन, उसके कुछ रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट से इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। प्रेशर ऑफ गैस, फर्ज करो हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है, एक क्यूब की फॉर्म में हमने एक बॉक्स ले लिया। इसके अंदर हमने गैस मॉलिक्यूल्स को रखा हुआ है, गैस फिल की हुई है। दिस वन एक्स वाई जी, ये एक क्यूबिकल कंटेनर है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर आपने गैस मॉलिक्यूल्स को फिल किया हुआ है। वो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं। मैं कहता नहीं, फर्ज किया ये मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करके इधर को जा रहा है। अब प्रेशर को डिफाइन किस तरह करोगे? हम लोग क्या कहते हैं, देखो एक गैस मॉलिक्यूल है ना, या मेरे पास ये मार्कर है, मैं कहता हूँ ये मार्कर को मैंने थ्रो किया दीवार की तरफ। जब इसे थ्रो किया तो इसके पास का मैस भी है, इसकी वेलोसिटी भी है, मींस इसके पास मोमेंटम भी है। जब ये जाके टकराया, टकरा के वापस आ गया, इसका मतलब है ये गया, जाके टकराया, टकरा के वापस आ गया। अब जाने का मोमेंटम भी था, आने का मोमेंटम भी। आपने इसका जितना इसके मोमेंटम में चेंज आया होगा, असल में इतना मोमेंटम आपने दीवार को ट्रांसफर कर दिया होगा। या इसकी एग्जांपल डेली लाइफ में इस तरह भी लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी आपकी पॉकेट में था 100 रुपया, आप बाजार चले गए,
आपकी पॉकेट में 100 रुपया था, बाजार चले गए, वहां से आपने कुछ परचेज किया, वापस जब आए तो आपकी पॉकेट में थे 80 रुपए। इसका मतलब है जितना आपके पैसों में चेंज आया, इसका मतलब है उतने पैसे आपने ट्रांसफर कर दिए, उसकी कोई चीज खरीद ली आप। बिल्कुल इसी तरह जितना मोमेंटम में चेंज आएगा, असल में उतना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ होगा। तो अगर प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर तो इस तरह होता है, P इक्वल्स टू एफ ओवर ए। लेकिन F क्या है? फोर्स। आपको तो नहीं पता होगा कि ये गैस मॉलिक्यूल्स जाके टकराएगा तो कितनी फोर्स लगाएगा। हाँ, हमें पता है, एक और चीज का पता है। वो क्या? दैट इज F equals to delta P over delta T, that is the time rate of change of momentum। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? दिस वन P ए, यानी इसे इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा P ओवर डेल्टा T इंटू ए। यानी क्या? मोमेंटम, जितना मोमेंटम में चेंज आएगा उतना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ होगा। मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इन यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। गैस मॉलिक्यूल्स यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पे जितना मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ गैस। हाँ जी, क्वेश्चन की समझ आ गई? ये पॉइंट क्लियर हो गया? डेफिनेशन क्लियर होगी? मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इन यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर ऑफ गैस। कि यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पे गैस मॉलिक्यूल्स जितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ गैस। इज इट क्लियर? कोई मुश्किल सर हम समझ यहाँ आ पे गई? डायरेक्टली फोर्स क्यों नहीं मेजर कर रहे? देखो, फोर्स तब आती है जब आपको मैथ का पता हो, आपको एक्सेलरेशन का पता हो। आपको तो पता ही नहीं होगा ना, क्योंकि मेयर मैसेज हैं, बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। जब आइडेंटिफाई करना मुमकिन नहीं है तो फिर हम लोग क्या करते हैं? हम मोमेंटम की फॉर्म में ले लेते हैं, मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। तो इसी वजह से तो हम कहते हैं कि मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स per unit mass per unit area per unit time per unit area is called pressure of gas। क्लियर हो गया जी? जी सर। यहां से जब हम लोग आगे चलते हैं, प्रेशर का फार्मूला जनरल लिख देते हैं। और वो प्रेशर का फार्मूला आप लोगों को अगर याद हो तो ये पढ़ा था हम लोगों ने। एक मिनट ठहरिएगा। अब इसकी लेंथ L थी, लेंथ विड्थ हाइट क्यूब है ना। मैं कहता हूँ ये मॉलिक्यूल यहाँ पे गया, यहाँ से जाके यहाँ पे टकराया, सामने वाली दीवार से टकरा के वापस यहाँ पे आ गया। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 2L। यहाँ से जाके दीवार से टकराया, टकरा के वापस आ गया, इक्वल्स टू V इंटू डेल्टा T, दैट इज 2L ओवर V। अब ये क्या था? ये वो टाइम था जिस टाइम में कुलियन हुआ, यानी कुलियन टाइम। ठीक है। अच्छा, ये था एक कुलियन का टाइम। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, तो इसका मतलब है 1/T तो फ्रीक्वेंसी होती है। ये था टाइम फॉर 1 कुलियन। अब ये क्या है? नंबर ऑफ कुलियंस इन 1 सेकेंड। इसे तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, दैट इज कुलियन फ्रीक्वेंसी।
1/Δt इक्वल्स टू V/2L। ये याद रखना है पैरामीटर आप लोगों ने। जब हम लोग यहाँ पे प्रेशर पे बात करते हैं एज क्या, द प्रेशर ऑफ गैस इज, तो पढ़ा था P इक्वल्स टू 1/3 rho V square. This rho is the density, ठीक है, rho is the density and this V is the, that is called mean square velocity। और इसका फॉर्मूला क्या था, V1 square plus V2 square plus V3 square plus on up to Vn square over n। ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी। जब आपने इसका अंडर रूट ले लिया, V1 square, V2 square, V3 square, Vn square over n, तो मीन स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। समझ आ गई बात की। एमसीक्यू, एमसीक्यू पे बात करते हैं। एमसीक्यू क्या बताता है हमें, इफ molecules of gas, if 3 molecules of gas are moving with moving 3 meter per second, 4 meter per second, 5 meter per second। हाँ जी, क्या चीज आ जाएगी, the RMS velocity is, हाँ जी बताइएगा ऑप्शन कितनी बन जाएगी, 50/3, जजर 50/3, 10/3, 10 कह रहा हूँ 12/3, 5 मीटर पर सेकंड के बाद सर क्या लिखा हुआ है? 12/3 अंडर रूट। बीटा ऑप्शन, हाँ जी क्या आएगी, बीटा। बीटा कैसे आएगी जी, पहले इन सारों का स्क्वायर करोगे, उन्हें ऐड करोगे नंबर ऑफ वैल्यूज पे। देखो 3 स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 25 और 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 50 डिवाइडेड बाय 3 सारे का अंडर रूट। हाँ अगर आपसे पूछा जाता कि बताएं मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी आएगी, तो फिर मीन स्क्वायर वेलोसिटी होनी थी कितनी 50/3, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी है अंडर रूट 50/3, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट ले लोगे तो आपके पास क्या चीज आ जाती है, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
जी नेक्स्ट देखिएगा जरा, अगर उसी फार्मूला को लेके चला जाए, एज P इक्वल्स टू 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर। अच्छा, ये किसके, रो किसके बराबर है? रो तो मैस है ना, और मैस टोटल गैस का मैस, और एक मॉलिक्यूल का मैस m, इसमें पार्टिकल्स n थे, ओवर v इंटू वी स्क्वायर। इसका मतलब है n इंटू m इंटू n, दैट इज द मैस ऑफ गैस। इसे कैपिटल M कह दो। इसे फिर मैं इस तरह कह सकता हूँ 1/3 m/v इंटू वी स्क्वायर। m को अंदर ले जाओ, इसे लिख सकते हो 2/3 v, सही है, इंटू 1/2 mv, पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो P इक्वल्स टू 2/3 v इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी होगी, एक मॉलिक्यूल की नहीं होगी, पूरी गैस की। अच्छा, फिर मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ 3/3p/2 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ओवर वॉल्यूम। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये भी एमसीक्यू है एक, गैस की एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होती है? 3p/2 होती है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होती है? 3p/2। अच्छा, अब अगर यहाँ पे रिलेशन कुछ बनाए जाए, हम लोग रिलेशन बनाए, तो इसी को मैं दोबारा लिख सकता हूँ। नाउ P इक्वल्स टू 1/3, जी ये क्या चीज है? m/v इंटू, हाँ जी ये v है, v स्क्वायर। मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ कि प्रेशर मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैस ऑफ गैस के। जितना मैस ज्यादा करते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, यानी P1/P2 इक्वल्स टू m1/m2। एंड प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कब? जब स्पीड सेम रखी जाएगी, यानी P1/P2 V2/V1। अगेन हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी के, यानी P1/P2 इक्वल्स टू V1/V2 स्क्वायर। तो ये प्रेशर ऑफ गैस से ही हमारे पास क्या हो जाएंगे? रिलेशन हासिल हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां से हम लोग आगे चलें, अगर ये चीज तो आ गई मेरे पास। नाउ P इक्वल्स टू 1/3 m/v इंटू v स्क्वायर, यानी P इक्वल्स टू 1/3 n/v इंटू mv स्क्वायर, यानी P इक्वल्स टू 2/3 n/v 1/2 mv स्क्वायर 2/3 n/v काइनेटिक एनर्जी। और n/v क्या होता है? n0। अब ये कांस्टेंट होगा तो P इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी
प्रेशर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूल। जब आप किसी बैलून में एयर फिल की होती है ना आपने, और आप उस बैलून को एयर के करीब लेके जाते हो, तो वो क्या करते हैं, उस गैस के मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से उनकी रैंडम मोशन बढ़ जाती है। जब मोशन बढ़ती है तो मीन्स वो ज्यादा तेजी के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं दीवारों के साथ, और दीवारों के साथ ज्यादा तेजी के साथ कोलाइड करने का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, इससे आगे अगर हम लोग चलें, रिलेशन बिटवीन, बल्कि इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चल लो। जी जरा देखिएगा, जी आर्टिकल है हमारे पास, टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन। हम लोगों ने पढ़ा P इक्वल्स टू 2/3 N/V इंटू काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन 1। और हम लोग ये भी जानते हैं PV इक्वल्स टू NRT। ठीक है, और N बराबर होता है N/NA, और R/NA बराबर होता है K के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, -23 जूल पर केल्विन। तो इसका मतलब है PV इक्वल्स टू NKT। जब इसे इधर लेके गए, पुट किया गया, PV बराबर आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2। इसका मतलब है NKT इक्वल्स टू 2/3 N इंटू काइनेटिक एनर्जी। NN से कैंसिल, T इक्वल्स टू 2/3 K इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी T इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गई बात की? इसका मतलब है टेम्परेचर इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब हम लोगों ने बात करनी है किस पे, डिफरेंट रिलेशंस। अच्छा, बाद में बात करते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी बात करें। अगर मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल किसके बराबर आएगी, इसे इधर ले जाओगे 3/2 KT। और याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी टोटल डिपेंड ही टेम्परेचर पे करेगी। अगर गैसेस डिफरेंट भी हैं, गैसेस डिफरेंट भी हैं, अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या हुआ करेगी, सेम हुआ करेगी। अगर बात करूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस,
ये तो एक मॉलिक्यूल की है ना, और एक मोल के लिए इसे मैं क्या कर दूंगा, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, क्या कर दूंगा, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितनी आ जाएगी, जरा गौर से देखिएगा। 3/2 के को लिख सकता हूं R/NA इंटू टी ओवर एन इंटू NA से कट गया तो 3/2 RT। अगर के होगा, अच्छा याद रखिएगा इस के को ना हम लोग देखो, ये जो R है ना, R को ये होता है जर्नल गैस कांस्टेंट, और इसका यूनिट होता है जाउल पर मोल पर केल्विन। एक मोल के लिए इतना है। अगर मैं R को Na पे डिवाइड कर दूंगा ना, तो इससे हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से ये भी कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड कर दिया आपने। इसी तरह ये जो काइनेटिक एनर्जी थी, ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थी। ये जो काइनेटिक एनर्जी निकली, ये एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीजें याद रखनी है आप लोगों ने कि एक मॉलिक्यूल के लिए आपके पास 3/2 kT और एक मोल के लिए 3/2 RT। ठीक है। अब हम लोग बात में डिफरेंट रिलेशन किसके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। डिफरेंट relations for RMS velocity। भाई प्रेशर का फार्मूला पढ़ा आप लोगों ने, P इक्वल्स टू 2/3 m ओवर V। m क्या था, मोलर मैस, मैस ऑफ गैस, इनटू V स्क्वायर, बल्कि इधर 1/3 V स्क्वायर। यहां से V स्क्वायर को अलग किया आपने तो क्या आ गया, 3PV ओवर m। अंडर रूट लिया तो VRMS बन गया, अंडर रूट 3PV ओवर m। एक तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास। ठीक है। और इसे मैं अगर इस तरह ले जाऊं, VRMS इक्वल्स टू अंडर रूट 3P, इसे लिख सकता हूं बटे में ले जाऊं तो m ओवर V। फिर इसे मैं इस तरह भी कह सकता हूं अंडर रूट 3P ओवर रो VRMS। ठीक है। फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो VRMS इज अंडर रूट P। इसके लिए क्या आ जाएगा, रो इक्वल्स टू कांस्टेंट, और VRMS 1 ओवर रो के प्रोपोर्शनल होगी, यानी इस तरह हो जाएगी 1 ओवर अंडर रूट रो। ये कब होगा, P इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ आ गई बात की। नाउ अगर हम चलें किस पे, टेम्परेचर के केस में, तो टेम्परेचर के केस में हमारे पास क्या थी, जरा गौर से देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आई, 3/2 kT। इससे लिख लूं किसके बराबर, 1/2 mv स्क्वायर, 3/2 kT। 2 इससे गया तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 3 kT ओवर m, एंड VRMS इक्वल्स टू अंडर रूट 3 kT ओवर m। यानी VRMS प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के, कब, अगर मैस कांस्टेंट है मॉलिक्यूल का तो, यानी सेम गैस है। और VRMS अंडर रूट मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कब, जब टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा हो।
these are the different relations for RMS values of ठीक है जी। ये तो निकाले किसके लिए, वन मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए आ गया, और अगर वन मोल के लिए निकालोगे, फॉर वन मोल, तो क्या कर दोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फिर VRMS इक्वल्स टू √3RT/m बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3RT/। क्लियर हो गया जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। आज के लिए काम यहीं तक है आपका। कल हम लोग बात करेंगे लॉज पे, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही काम, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे। सर ये लास्ट वाला रिलेशन कैसे लिखा आपने? कौन सा, ये वाला? ये वन मोल के लिए कैसे निकाला था आपने, इसे Na से मल्टीप्लाई किया था ना, या आप ये कह लो कि वन मोल के लिए आपके पास ये चीज आ गई थी ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो मैस भी क्या आ जाना था, वन मोल का, यानी ये रिलेशन इस तरह आ जाना था। वन मोल की काइनेटिक एनर्जी क्या आनी थी आपके पास, 1/2 mv² इक्वल्स टू 3/2 RT, ऐसे ही आना था ना। ये इससे कट गया, 3RT/m, तो VRMS किसके बराबर आ जाना था, 3RT/m अंडर। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना ही काम है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे, और कल फिर आपके स्टूडेंट को वाइंड अप करते हैं। सर ये जो वन मोल वाला आपने रिलेशन बनाया, इसमें अगर हम मास कांस्टेंट रखेंगे तो इसमें भी ये एग्जिस्ट करेगा कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? सेम बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैथ सेम होगा तो टेम्परेचर के रिलेशन बिल्कुल इन्हीं पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है और एक मॉलिक्यूल का मैस आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर आएगा और 1 मोल गैस का मैस आ जाएगा। ठीक है जी सर। चले जी, यहाँ तक काम है आज आपका। वाइंड अप कर रहे हैं क्लास को हम लोग, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, ओके जी। ये स्क्रीनशॉट मुझे ज़रा शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं ग्रुप में इसे शेयर कर दूं आपके साथ। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।